राजस्थान स्टेट है उसकी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़। तो देखिए राजस्थान भी है, हमें पता है प्राचीन समय से हम खेलों को लेकर राजस्थान में भी एक अच्छा वातावरण रहा है, लेकिन जिस प्रकार अंग्रेज़ों के आने के बाद पूरे देश में स्पोर्ट्स को लेकर जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो, उसी तरीके से राजस्थान में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो इसके संदर्भ में राजस्थान में फिर किस तरीके से जो है खेलों का विकास हुआ वो हम आगे देखते हैं। इसमें हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर, राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसीज़। तो राजस्थान में खेलों के संपूर्ण विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग कार्यरत है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि राजस्थान में खेलों के यूनिफॉर्मल डेवलपमेंट और खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए उन्हें इनिशिएटिव देने के लिए जो है युवा मामले एवं खेल विभाग वो कार्यरत है। अभी हम टू द पॉइंट चलते हैं कि राज्य खेल नीति स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी 2012, इसके दृष्टिकोण मतलब इसका एम क्या है। ठीक है, उसमें खेल सुविधाओं का विकास, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना, प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में देश के गण्य राज्य में स्थापित करना। तो जिस प्रकार देश चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय जो टॉप शीर्ष जो स्पोर्ट्स नेशंस हैं उनमें शामिल करना चाहता है, वैसे हम भी ये चाहते हैं कि हम देश के जो टॉप स्पोर्ट्स स्टेट्स हैं उनमें अपने आप को शामिल करें। तो ये हमारी इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, और पहला कौन सा है? डेवलपमेंट एंड अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। ये किसका? तो ये है खिलाड़ियों के अपॉर्चुनिटी। खिलाड़ियों को मतलब सीधा सा पॉइंट है कि पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको एक तो डेवलपमेंट और दूसरा क्या है? अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी देना। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या था? तो प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में देश के गण्य राज्यों में स्थापित करना। तो टॉप पोजीशन राजस्थान को टॉप पोजीशन पे खड़ा करना। ये इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? मेरे हिसाब से कुछ ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, उसके बाद में ये इसके उद्देश्य थे। उद्देश्य कह लीजिए आप, या फिर रिकमेंडेशंस बोल लीजिए कि इसमें क्या करने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले प्रदेश में अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिससे अधिकाधिक नागरिकों को खेलों में अनुकूल रूप से आकर्षित किया जा सके। ओके, अनुकूल रूप से आकर्षित किया जा सके। उसके अलावा उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचे को तैयार करना, संधारण करना उसका, और उसका समुचित उपयोग करना। ये भी हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो थी राजस्थान की 2012 की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी थी हमारी, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद में सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना, खेलों में जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और एक्सेलेंसी उसको बढ़ावा देना। उसके अलावा निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक है, उसके बाद में महिला, ग्रामीण एवं जनजातीय खिलाड़ियों पर ध्यान दिया गया। ओके, ध्यान दिया गया, ये सारी बात हुई। उसके अलावा निःशक्त खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना। यहाँ बात हो रही है पैरा प्लेयर्स, जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी। और आपको पता ही होगा पेरिस ओलंपिक चल रहा है, इसमें पेरिस 2024, इसमें भारत के पैरालंपियंस हैं वो झंडा गाड़ रहे हैं बिल्कुल इंडिया का। काफ़ी अच्छे मेडल्स वो ला रहे हैं और वो लाएंगे भी। तो ये सारी बात राजस्थान की पहली राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी थी। उसने पहले से ही जो हमारे निःशक्त खिलाड़ी हैं, मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ीज हैं, उन पे फोकस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में साहसिक खिलाड़ियों मतलब एडवेंचर या फिर एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको बढ़ावा देना और उनको प्रोत्साहित करना, मतलब उनको इनिशिएट देते रहना। तो ये सारी बातें की हमने। उसके बाद में पहले एक बार में वापस देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी 2012 की। इसके जो दृष्टिकोण थे उनमें एक तो था स्पोर्ट्स पर्सन का डेवलपमेंट और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना। उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि भारत में राजस्थान को टॉप पोजीशन पे पहुंचाना। उसके बाद में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिनमें क्या है, एक तो अनुकूल वातावरण तैयार करना, उसके बाद में आधारभूत ढांचा, उसके बाद में नागरिकों को प्रोत्साहित करना, उसके अलावा जन भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद में निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करना, साथ में महिला, ग्रामीण और जनजातीय खिलाड़ियों पर ध्यान देने की बात इसमें की गई। ठीक है,
उसके बाद में निःशक्त खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी खेलों में भागीदारी को सुनिश्चित करना, और प्रदेश में साहसिक खिलाड़ियों को बढ़ावा देना और निरंतर प्रोत्साहन देना। ये सारी बातें थी। उसके बाद में भी नीति के 5 पहलू। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 5 पहलू जो है उनको बताइए या उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसी कोई बात नहीं इन पहलुओं में जो हमने पहले नहीं पढ़ी हो, या कुछ ऐसा है जो हमें ज़्यादा दिन पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें याद करना है वही आधारभूत खेल सुविधाएं, फंडामेंटल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, प्रतिभाओं को चिन्हित करना और तराशना, मतलब जो टैलेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको इम्प्रूव करना। उसके बाद में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, मतलब इनिशिएटिव टू स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये कौन सी इंडियन स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था? 1992 वाली का। और खेल संघों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन द स्पोर्ट्स फेडरेशंस। बस ये 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इस जो 2012 की राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसके। ये पॉइंट्स हमें याद रखने, ये पर्टिकुलर में याद रखने, क्योंकि हो सकता है हमें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2 नंबर में पूछ लिया जाए या फिर 5 नंबर में। बाकी ये जनरल स्टेटमेंट्स है इस पॉलिसी को लेके, जो हम अगर उनमें थोड़ा बहुत आइडिया भी रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन अच्छा रहेगा। ओके, ये सब बात हुई। अभी ये है राजस्थान राज्य की खेल नीति 2013। ठीक है, राजस्थान राज्य की खेल नीति 2013। अभी वही सेम देखिए, खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ओके, अनुकूल वातावरण तैयार करना। उसके बाद में खेलों में अधिकाधिक भागीदारी, पार्टनरशिप। उसके अलावा खेलों में एक्सीलेंसी, कोई शक नहीं। उसके बाद में उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा और उसका संधारण। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसका संधारण अर्थात उसका डेवलपमेंट करना या फिर मैनेजमेंट वगैरह। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता बढ़ाना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता बढ़ाना, पार्टिसिपेशन बढ़ाना। ठीक है, पार्टिसिपेशन। उसके बाद में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करना, अवार्ड देना उनको, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें। उसके बाद में पैरा खिलाड़ियों को आवश्यकता अनुसार सुविधाएं देना जी, ठीक है। और साहसिक खेलों को बढ़ावा देना। अब ये जो साहसिक खेल है, ये पॉइंट मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान को लेकर के, खास करके राजस्थान में जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स पर जो है उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से देखा जा रहा है। उसमें हो सकता है हमें एक आर्टिकल भी मिल जाए। ठीक है, वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं और आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स है राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को लेके जिन पे संभावनाएं बनती है। अभी तक जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी जो भी पूछी गई है, उसके कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो वो पूछा गया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ का, लेकिन अभी तक राजस्थान स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है हमें मिले वो क्वेश्चन, इसलिए हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने लूँगा, साहसिक खेल। साहसिक खेल बोल लीजिए या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होता है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट, इसको लेके राजस्थान में संभावनाएं जो है, या फिर ये क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है ऐसे खेलों को शामिल करना जो पहले शामिल नहीं थे, जो जनरल परंपरागत खेल जो हमारे कन्वेंशनल स्पोर्ट्स हैं उनसे अलग है। इनमें आपको करेज दिखाना पड़ता है, उसमें जोखिम का भी खतरा होता है, और आप अपने करेज से उनको स्पोर्ट्स जो है उनको अचीव करते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं। इसमें जो सबसे वेल नोन है अपना वो है रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग। दूसरा है माउंटेनिंग, उसके बाद में आपकी जो जिप्सी वाला होता है जिसको जंपिंग बोलते हैं, ये कुछ। तो माउंटेनरिंग, ये मेरा फ्रेंड है जो अभी माउंट एल्ब्रुश पे उसने सबमिट किया है, जस्ट काफ़ी थोड़े दिन ही हुए, 10-20 दिन ही। तो राजस्थान में भी रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग और जंपिंग जैसे कुछ इवेंट्स को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे राजस्थान में माउंटेनिंग और रॉक क्लाइंबिंग, चलो रॉक क्लाइंबिंग सोच भी सकते हैं कि माउंट आबू है, अरावली की पूरी रेंज है, साथ में राजस्थान में जालाना में राजस्थान का स्टेट जो माउंटेनियरिंग फेडरेशन है, इंस्टीट्यूट है, वो भी बना हुआ है, यहाँ तक मानते हैं। लेकिन माउंटेनिंग, तो राजस्थान में माउंटेनिंग से यहाँ सीधा मतलब है माउंटेनियरिंग से मतलब है कि उनको तैयार करना, ताकि वो आगे जो खास करके जो हिमालयन रेंज में हिमालयन रेंज में जो माउंटेनियरिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये इसका एक इवेंट है। अभी राजस्थान में
जो माउंट आबू है वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी माउंटेनरिंग, और मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ने जो है माउंटेनरिंग कोर्स किया है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जो उत्तराखंड में, उत्तराकाशी, वहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं एक सब्जेक्ट के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में खेलों को हमें सच में अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें कम से कम 1 से 2 खेल ऐसे रखने चाहिए लाइफ में जिन्हें हमें अच्छा लगता हो या जिन्हें हम आगे परस्यू करना चाहते हो। इंटरव्यू में भी आपसे हॉबीज़ में पूछा जाता है तो आप अपना स्पोर्ट्स बता सकते हो। तो इसलिए माउंटेनरिंग मुझे अच्छी भी लगती है, रॉक क्लाइंबिंग मुझे अच्छी लगती है, तो ये मेरा एक पैशन भी है, मैं खाली टाइम में इसको करना पसंद भी करता हूँ। ठीक है, तो आप भी खेलों को इस तरीके से अपनी लाइफ में डेवलप करें। खास करके एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही राजस्थान में भी चल रहा है। अब इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से इसका एक आर्टिकल दे दूंगा कि राजस्थान में किस तरीके से जो खास करके एडवेंचरस स्पोर्ट्स है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, गवर्नमेंट इसको लेकर क्या कर रही है। ये 3 पॉइंट्स हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट मिला कहाँ से, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी 2013 से हमें ये पॉइंट मिला, साहसिक खेलों को बढ़ावा देना। यहाँ तक कि हमने बात की। उसके बाद में इसके कुछ दृष्टिकोण, वही ऑब्जेक्टिव्स, कौन सी खेल सुविधाओं का विकास तो देख लिया हमने, ये तो हम, और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर देना, अपॉर्चुनिटीज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को पहचान दिलाना। पहले वाली में कहाँ था, पहले वाली थी इंडिया, या फिर मतलब देश में क्या करना, अग्रणी राज्य बनाना खेलों में राजस्थान को। और इसमें क्या है, अग्रणी राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना। और इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को अपने प्रदेश को पहचान दिलाना। फिर है प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में अग्रिम राज्यों में स्थापित करना, वही सेम ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद विज्ञान और तकनीकी पर बल। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट हो जाता है इसको। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट मैंने बताया आपको, जैसे कि स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 जो है ये वाली, इसमें अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं या फिर जहाँ पर हर किसी की नज़र नहीं जाती, तो वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 2 पॉइंट है, एक तो साहसिक खेल, ओके, और दूसरा विज्ञान। अभी हमने देखा विज्ञान और तकनीक, तो ये इसके पॉइंट ऐसे हैं इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के जो अभी तक हमने किसी स्पोर्ट्स पॉलिसी में नहीं देखे हैं। तो इससे हमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले, और इसलिए हमें इसको कंप्लीट या फिर इस पे ध्यान देना है। अभी राजस्थान में विज्ञान और तकनीक खास करके खेलों के संदर्भ में किस तरीके से डेवलप हुई है, उसका आर्टिकल भी हम देखेंगे आगे कि राजस्थान में खेलों में जो है विज्ञान और तकनीक को किस तरीके से सरकार शामिल कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने बात की। प्रमुख प्रावधान, ये दृष्टिकोण आ गए स्पोर्ट्स पॉलिसी के। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी पर बल। उसके बाद में इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो राजस्थान का जो है राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में खोला जाना प्रस्तावित किया गया, और वो खोला भी गया। तो राजस्थान में जो प्रथम खेल विश्वविद्यालय है झुंझुनू में, वो कौन सी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खोला गया, तो वो था 2013 की स्पोर्ट्स पॉलिसी के मद्देनजर। ओके, उसके बाद में फिर राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम NPF, युवा मामले एवं खेल विभाग, भारत सरकार का ये कार्यक्रम है। ये भी इसको भी इसके साथ में कंबाइन किया गया कि सरकार कोशिश करेगी कि शारीरिक दक्षता को बढ़ावा दें खेलों में, खास करके स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके साथ साथ ही जो आम नागरिक है, जनता है, आम जन है, उनको लेकर भी इसको बढ़ावा देने की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की। काफ़ी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है ये, खास करके ये पॉइंट, और इसमें एक ही तरीके से पूरा फ्लो चलता है। पॉलिसी क्या है, फिर पॉलिसी स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर अलग अलग पॉलिसीज़ आ गई, इन पॉलिसीज़ के अलग अलग क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उनके बीच में कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आ जाए, फिर स्टेट की पॉलिसी क्या है, स्टेट में कौन कौन सा इसका क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव बना, फिर क्या परिणाम रहे, क्या महत्व, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कई बार ये इंटरेस्ट इसमें थोड़ा सा कम आता है। आगे की जो सब्जेक्ट है, खास करके जैसे हम देखिए स्पोर्ट्स पर्सन और इंडिया का पार्टिसिपेशन इन 4 गेम्स, कौन सा, ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन, ये कुछ पॉइंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे नए फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, नई चीज़ें जानने को मिलती है। लेकिन ये जो पॉलिसीज इनमें कंटिन्यूस सेम पॉइंट्स चलते रहते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट कम आए, लेकिन इंटरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी हमारे वहाँ क्वेश्चन आए और वो हमसे सही हो और हमारा रैंक इम्प्रूव हो, ये ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है
इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने पूरी कवर की। फिर अभी रिसेंट जस्ट मैंने आपको इंडियन एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 कवर करवाई। उसके बाद हमने राजस्थान की 2 पॉलिसीज़ देखी, 2012 और 2013। 12 वाली में कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे, 13 वाले में कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे। 13 वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी में मैंने आपको 2 पॉइंट हाईलाइट करवाए, एक तो साहसिक खेल और दूसरा खेलों में विज्ञान एवं तकनीक। ठीक है, यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है, इसी में एक थोड़ा सा पॉइंट था जो हमने शायद छोड़ दिया, बिल्कुल ये उसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। तो भाई स्कूली बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, बच्चों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, वृद्धि के साथ साथ उनका सर्वाधिक विकास करना। ओके, सर्वाधिक बोल लीजिए, सर्वांगीण विकास करना बच्चों का। उसके अलावा राजस्थान राज्य खेल विकास फंड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा। ये यहाँ तक की बात थी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2013 की। उसके बाद में ये एक अलग सा हेडिंग है, राजस्थान राज्य खेल विकास फंड। तो इस नीति में इस नीति के साथ ही था ये। इस नीति में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, खेल उपकरणों के क्रम, प्रशिक्षण शिविर आदि में दी जाने वाली अनुदान राशि के लिए पृथक से इस फंड का सृजन किया गया। ऐसे कई सारे फंड्स होते हैं गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव या फिर किसी भी अपने उद्देश्य के लिए खास करके बनाती है। जैसे हम एक शी फंड या फिर शी बॉक्स देखेंगे आगे लॉ विषय में, जिसमें भी हम देखते हैं कि लॉ या फिर जो इसका जुर्माना राशि है जो महिलाओं से संबंधित अत्याचारों में, वो जुर्माना राशि शी बॉक्स में जमा की जाती है और उसका उपयोग जो है महिलाओं के विकास में किया जाता है। उसी तरीके से राजस्थान राज्य खेल विकास फंड की स्थापना की गई। उसका उद्देश्य क्या था, इस फंड में से जो पैसा है वो खेलों के विकास और जिसमें पुरस्कार मतलब अवार्ड, खेल प्रतियोगिता मतलब स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, उसका आयोजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइज करवाने में। उसके अलावा खेल उपकरणों के क्रय हैं मतलब जो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स उनको बाई करने के लिए। उसके अलावा प्रशिक्षण शिविरों मतलब ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उनमें जो अनुदान राशि मतलब उनमें जो ग्रांट दिया जाता है सरकार के द्वारा अलग से, क्योंकि हमें पता है कि स्पोर्ट्स का बजट आता है वैसे भी, बट कुछ पॉइंट्स जैसे ये पॉइंट्स इसमें बताएं, कौन सा अवार्ड, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, उसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड जो प्रशिक्षण शिविर मतलब ट्रेनिंग कैंप्स है, इन 5-6 पॉइंट्स के लिए अलग से जो ग्रांट देती है वो ग्रांट इससे दिया जाता है सरकार के द्वारा। यहाँ तक की बात थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप इसमें इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी वैज्ञानिक पूर्तिकर, उसका अलग पॉइंट था इसलिए पूछा गया। इसी तरीके से ये भी अलग पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये फंड बनाया गया था 2013 की स्पोर्ट्स पॉलिसी से, और उसका उद्देश्य क्या था, इन इवेंट्स के लिए जो ग्रांट आता है वो यहाँ से देना। देखो इवेंट्स ईजी है, अगर मैं खेल जीतता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, पुरस्कार चाहिए कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। ओके, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए, मुझे ट्रेनिंग मिले, कोई ट्रेनिंग कैंप हो, उसके अलावा स्पोर्ट्स कंपटीशन हो। 3 पॉइंट तो वैसे ही याद हो गए, कौन से, अवार्ड मिले, खेल की प्रतियोगिता हो और कैंप, ट्रेनिंग कैंप, और एक इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो ये 4 पॉइंट है, इनके लिए दिया जाता है। ईजी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक की बात थी। तो ये सब हुआ राजस्थान की खेल नीतियाँ, जो 2 खेल नीति 2012-2013। फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2019-20 का जो ड्राफ्ट था या फिर जो लागू हुई वो है। उसके बाद में अभी आपको मैं बताऊं कि अभी जस्ट एक ड्राफ्ट और तैयार हुआ है, राजस्थान स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024। ओके, राजस्थान स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो जारी होगा। क्या है उसमें क्या नहीं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें हम उसको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट अगर हम स्पोर्ट्स पॉलिसी खास करके जो नया ड्राफ्ट आया उसको देंगे, अगर उसमें से 5 नंबर तक का क्वेश्चन भी हमें पूछा जाता है तो हम उसके लिए रेडी रहें। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई है, काफ़ी सारी नई टर्म्स उसमें ऐड की गई है, तो उन पर सब पे हमें ध्यान रखना होगा, इसलिए हम उसको अलग से देख लेंगे। अभी हम देखते हैं राजस्थान सरकार के खेल से संबंधित निर्णय। ठीक है, आगे हम स्पोर्ट्स पॉलिसी 2019-20 का ड्राफ्ट देख लेंगे। उससे पहले एक पॉइंट आता है कि राजस्थान में स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। देखो, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि स्पोर्ट्स जो है सब्जेक्ट के तौर पर एक न्यूज़ का सब्जेक्ट है। मेरे पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप कैसे पढ़ते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको अच्छे से करेंगे। अभी हमें पता है कि RS मेंस 2023 हुआ, हमने PYQs में देखा
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे जो न्यूज़पेपर से थे। अगर साधारण व्यक्ति भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वहाँ से कर लेगा, बट फिर हमारे से या फिर हम यहाँ से पढ़ने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न है एक अप्रोच डेवलप हो, पूरा सारा जो मटेरियल है वो हमें एक जगह मिले, और करंट या फिर अपडेटेड कोई चीज़ है वो हम आपको प्रोवाइड करें। और अगर हम प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ छूट रहा है तो वो आप अपने स्थान पे या फिर अपने स्तर पर करें, और अगर हम पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके सामने कुछ नहीं छूट रहा, तो भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट गेन करें, आप अखबार पढ़ लें, नए पॉइंट्स ऐड कर लें। इसलिए जो है ये ज़रूरी हो जाता है स्पोर्ट्स सब्जेक्ट को न्यूज़ में या फिर करंट में या फिर अपडेट करते हुए पढ़ना। ये जो पॉइंट है राजस्थान सरकार के खेल से संबंधित निर्णय, जिनमें नीतिगत निर्णय मतलब जो पॉलिसीज़ के हिसाब से बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, ज़रूरी नहीं आप ये आर्टिकल पूरा याद करें। सरकार के अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में खेलों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, तो आपको पता होगा सारी चीज़ें, बजट में क्या प्रावधान है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, फिर SMS स्टेडियम में काफ़ी सारी चीज़ें खोली गई, फिर खेल अकादमियाँ बनाई गई है। उसके अलावा फिर हमने देखा है कि मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम योजना है वो चलाई गई ब्लॉक लेवल पे, अवार्ड्स की राशि बढ़ाई गई है। ये सारी चीज़ें जो आपको वैसे ही पता है, ठीक है, तो वो भी सही है अपने आप में। बस ये कुछ पॉइंट्स है जो हम एक बार देख लेंगे। अगर हम अपने आंसर को इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से फ्रेम करते हैं तो हमारा आंसर और अट्रैक्टिव बनेगा। इसमें क्या है, राजस्थान राज्य की खेल नीतियाँ जो हम देख चुके हैं, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि खिलाड़ी जो ओलंपिक और पैरालंपिक में भाग लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे दोनों सिलेबस में है, ओके, हमने देखा है सिलेबस में ओलंपिक पैरालंपिक में भाग लेगा, उन्हें सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे शायद आप सभी अवेयर होंगे, इसमें डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसके अलावा राजस्थान सेवा नियम 2013 में भी संशोधन किया गया। राजस्थान ओलंपिक पैरालंपिक में भाग लेने मात्र पर नौकरी देने वाला कौन है? पहला राज्य है, ठीक है। सिर्फ भाग लेने पे आपको जो नौकरी मिलती है, ये इसमें प्रावधान है स्पोर्ट्स पॉलिसी में। और गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो किया वो। अभी उसके बाद में इस टेबल से आप सभी अवेयर होंगे, ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी, उसमें ओलंपिक और कॉमनवेल्थ या फिर एशियन गेम्स, इनमें अगर कोई गोल्ड जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए, सिल्वर जीतता है 2 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतता है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख, ये सीरीज चलती है। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। कैसे? एक कम फिर एक कम। अब इसको यहाँ पे स्टार्ट करो, फिर 40 कम फिर 30 कम, ओके। ये राजस्थान में टू द पॉइंट इनाम है खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिया जा रहा है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि उन्हें 25 बीघा ज़मीन आवंटित की जाती है, रोडवेज बसेस वगैरह में उनकी जर्नी फ्री होती है, और माउंटेनरिंग को लेकर भी गवर्नमेंट ने कुछ जो जैसे जो माउंट्स वगैरह को मतलब माउंटेन्स होते हैं उनको सबमिट करता है, तो उनको लेकर सरकार ने क्या प्रावधान किए वो भी हम इसमें साथ साथ में देखते रहे, ओके। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी उसके आधार पर राजकीय सेवाओं में नियुक्ति भी दी जा रही है। तो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी डायरेक्ट पूछ ले हमें 2 नंबर में, तो हम बता सकते हैं कि राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत राजकीय सेवाओं में सीधे नियुक्ति दी जाती है। बस ये बात थी। उसके बाद में एक पॉइंट है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, जो मैंने अभी हाल ही में बताया 2021 में आई। इसके तहत प्रत्येक राजस्व गाँव में स्टेडियम बनेगा ताकि प्रदेश के बालक व युवा स्वस्थ रहे। अभी हमें पता है कि भारत में खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया कि खास करके जो स्विमिंग है उसको लेके क्या इश्यूज़ हैं। मतलब स्विमिंग एक अपने आप में एक स्पोर्ट्स था, उसके अलावा जितने स्पोर्ट्स उसमें कहीं ना कहीं उनके पर्टिकुलर उन स्पोर्ट्स को लेके कुछ कमियां हैं। तो इस तरीके से सरकार ने उसको नोटिस किया कि कम से कम एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे, एक आधारभूत संरचना दे, इसलिए स्टेडियमों के लिए सरकार ने योजना लागू की। हो सकता है मैं 2 मार्क्स में पर्टिकुलर योजना पूछ ले, अगर नहीं भी पूछ लें तो 5 नंबर में हमें पूछा जाए कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है देश में, खास करके राजस्थान में स्पोर्ट्स का, तो वहाँ पर हम इसको कोट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में ये हैं जो अभी तक लागू है, उनमें राजस्थान की खेल नीति 19 और 20, मतलब 2019 और 20, इसमें सेम वही पॉइंट्स होंगे जो हमने अभी तक देखे, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। होगा वो हम हाईलाइट करेंगे। अभी तक अलग पॉइंट्स में हमने कौन कौन सा देखा, हम एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं, ठीक है। 2012 की स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने सबसे पहले देखी, उसमें कुछ पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा थे या फिर अलग थे। उसमें सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स, कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? 2, इधर आ जाता हूँ मैं। कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? स्पोर्ट्स पर्सन जो था उसका विकास करना और उनको अपॉर्चुनिटीज मतलब उनको अवसर प्रदान करना। उसके अलावा राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद में हमने देखा ये सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे
लगभग हर पॉलिसी में। बस इसका एक ये पॉइंट था कि हमने राजस्थान 2012 से ही जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है उन पे ध्यान देना शुरू किया था और साहसिक खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। ये पॉइंट्स थे जो एक्स्ट्रा है, ये 5 पॉइंट्स जिसमें खास करके 2 नंबर में 5 नंबर में इसको एक्सपेंड करने के लिए भी हमें क्वेश्चन जो दे सकता है कि राजस्थान में खेल नीति के 5 पहलू कौन से 2012 वाले के, तो ये हम पॉइंट्स में याद रखने हैं। उसके बाद में फिर 2013 की पॉलिसी आई, इसमें मैंने कौन से पॉइंट यहाँ पे आप अलग से ही देख सकते हो, ये हमने पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए थे। कौन सा? एक तो साहसिक खेल है उनको बढ़ावा देना और विज्ञान व तकनीक को खेलों में शामिल करना, ये इसके अलग पॉइंट्स थे। बाकी साहसिक खेल मैंने बताया आपको, एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है, इसमें रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, जंपिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें आती है। फिर इसके दृष्टिकोणों में एक इंपॉर्टेंट जो हमने पहले उसको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद में इसके प्रावधानों में देखना था कि झुंझुनू में राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाना था और NPFP नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी प्रोग्राम, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम, इसकी स्थापना शुरुआत की गई, इसको कंबाइन किया गया। फिर इसका उद्देश्य में एक हमने देखा था राजस्थान राज्य खेल विकास फंड, उस फंड में काय के लिए पैसा ग्रांट होगा, ये हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा राजस्थान में खेलों के संबंधित निर्णयों में खेल नीतियों में क्या था, ठीक है, इसमें था देखा हमने ओलंपिक और पैरालंपिक, इसमें भाग लेने मात्र से सीधी सरकारी नौकरी मिलेगी, ओके। और ये राजस्थान कौन था? राजस्थान पहला राज्य था ऐसा प्रावधान करने वाला। उसके बाद में इनाम की राशि घोषणा की गई राजस्थान के द्वारा, उसमें क्या थे? 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, किसके लिए? ओलंपिक में गोल्ड जीते 3 करोड़, सिल्वर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज 1 करोड़, और कॉमनवेल्थ एशियन में 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख। अच्छा, अब आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे राजस्थान का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे इस बार जो ओलंपिक हुए हैं उनमें इनमें से कोई राशि मिलेगी या नहीं, कोई है या नहीं, अगर है तो कौन है और कितनी राशि उसे मिलेगी, ओके। आप पैरालंपिक भी बता सकते हो। उसके बाद में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट लगाया था कि ये हो सकता है हमें सीधा वर्ड पूछ लिया जाए कि ये क्या है। उसके बाद में हमने मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना देखी, ठीक है, यहाँ तक की बात की, ये सारी बात हमने की अब तक। अभी लास्ट है राजस्थान की खेल नीति 2019-20, इसके मेजर एम है उनमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना, खेलों के लिए वही उचित वातावरण, ओके, ताकि युवा इससे जुड़ सके, युवा को खेलों के प्रति रुचि बढ़े, खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हो सकती है, ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अब तक हमने देखा स्पोर्ट्स पॉलिसी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। अब आप बताइए स्पोर्ट्स पॉलिसी में पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिसके लिए पूरी पॉलिसी बन रही है उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या हो सकती है, ओके। आप ये कमेंट में बताइए मेरे को, बाकी हम भी इसको एक बार देख लेते हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए, ठीक है। क्या स्पोर्ट्स पर्सन, उसकी जनरल नीड्स बताओ कौन कौन सी हो सकती है। आप उसको छोड़िए, आप अपने आप को मान लीजिए, अगर आप एक खिलाड़ी थे तो आपकी जनरल नीड्स क्या हो सकती है? कुछ शरीर की होती, मतलब कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल होती, कुछ इकोनॉमिक होती, कुछ पॉलिटिकल भी हो सकती थी, ओके। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए था फिजिकल में? फिजिकली आपको डाइट, अच्छी डाइट हो, डाइट से मेरा मतलब है न्यूट्रिशन, ओके, डाइट। दूसरा आपको क्या चाहिए? ट्रेनिंग, ओके, ट्रेनिंग। तीसरा रिहैब कर लो या फिर फर्स्ट एड, ये 3 चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए थी। उसके बाद में स्लिप, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको शरीर को क्या चीज़ें चाहिए होती है अगर आप कोई खेल खेलते, क्या? डाइट, ट्रेनिंग, फर्स्ट एड एंड स्लिप। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे आपको ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में क्या चाहिए था आपको? कोचेज, ओके। उसके अलावा स्टेडियम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। और तीसरा मेंटल पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा शरीर को भी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उसके अलावा साइंटिफिक बैकअप है, ये सारी चीज़ें में एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होती है। तो यही इसी बात पे राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी 2019-20 उसने ध्यान दिया कि कोई भी खेल, ये जो खिलाड़ी होता है उसकी मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हो सकती है, तो उनको भी उपलब्ध करवाओ, ये ज़रूरी है। आपने पूरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इंटरनेशनल, उसके अलावा नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नीचे तक आपने पूरा हायरार्की बना दी, लेकिन उसमें जो खिलाड़ी है जिसके लिए सब कुछ हो रहा है उसकी नीड्स क्या है उनको जानो, उन नीड्स को फुलफिल करो। कहीं ना कहीं ये बॉटम टू टॉप अप्रोच दिखाता है कि सबसे नीचे सबसे ज़रूरी कौन है? खिलाड़ी।
उसी के बाद में उसको पहले उसको फुलफिल करो, उसकी डिमांड, उसकी नीड्स को फुलफिल करो, उसके बाद में किसी पॉलिसी पे जाओ, उस पॉलिसी पे ध्यान दो, फिर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देख सकते हैं कि राजस्थान में जो पॉलिसी है उसके कितने अच्छे ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, उसके बाद में ये खेल नीति 2019-20, ओके ये बात आ गई। अभी आधारभूत संरचना का निर्माण, ये हम देख चुके हैं, ये लगभग हर पॉलिसी का पॉइंट है। उसके बाद नगद पुरस्कार तथा पुरस्कार प्रदान करना, ओके। उसके अलावा प्रतियोगिता या प्रतियोगिताएं आयोजित करना, अभी ये भी सेंटर हमारी पॉलिसी में पॉइंट था कि आप एटलीस्ट जो कॉम्पिटिशन्स उनको भी तो ऑर्गेनाइज कराओ भाई। आपके बच्चे सीख रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स पर्सन सीख रहे हैं, तो उनमें कंपटीशन होना चाहिए, पता चले कौन कितना सीख रहा है, क्या मेडल है, क्या हमारी पोजीशन है। और उसी को लेके फिर हम देखते हैं आगे कि हमने राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण खेल और राजीव गांधी शहरी खेलों का भी शुरुआत की थी। अभी तक इनमें क्वेश्चन नहीं आया है, ना इस 2021 में ना 2023 में, तो हो सकता है इस बार में पूछ लिया जाए, ना भी पूछे वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब तक नहीं आया तो हम ये मान के चले कि आ सकता है, तो हम उसको भी देखेंगे। ओके, यहाँ तक की बात थी। उसके बाद में इसके मुख्य बिंदु, इसमें आधारभूत खेलों का विकास, आधारभूत संरचना का विकास, वो कैसे होगा? समन्वित स्टेडियम कार्यक्रम 2007, ये एक इसका सब हेडिंग है, एक प्रोग्राम चलाया गया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बनाया 2007 में। इसमें क्या था? राजस्थान में खेलों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु 2007 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत संभाग, जिला और तहसील स्तर पर स्टेडियम और अन्य खेल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा? एक तो संभाग, संभाग से यहाँ मतलब है डिवीज़न, ठीक है, तो डिविजनल लेवल पे, ओके। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल पे, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, ये इन लेवल पे खेलों के स्टेडियम और अन्य जो खेल की संरचनाएं उनका निर्माण करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर उसके बाद 2015 में ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम, रूरल लेवल पे जो स्टेडियम्स हैं उनका और आधारभूत संरचना के विकास हेतु ये जो योजना है जो मैं ऊपर देखी 2015, इसी को अपडेट करके 2015 का शुभारंभ किया गया। तो एक सीधा सा क्वेश्चन पॉइंट में अगर आपको पूछूं कि राजस्थान में खेलों में भी खास करके सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत में, राजस्थान में क्या प्रयास किए, तो हम इसमें क्या क्या रखेंगे? 2000, ये जो पॉइंट है 2007 का है ना, हाँ 2007 का प्रोग्राम, फिर इसको अपडेट कर दिया हमने कब? 2015 में। और फिर एक और हमने देखा था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 2021 योजना। ये 3 मेजर हम पॉइंट डाल सकते हैं कि ये राजस्थान में खास करके खेलों के लिए स्टेडियम बनाना, खेल संरचना का डेवलप करने के लिए ये पॉइंट्स राजस्थान में शुरू किए गए थे। ठीक है, ये दोनों योजनाएं आ गई। उसके बाद में योजना में संभाग, जिला, उपखंड के अतिरिक्त पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मूलभूत आधारभूत संरचना निर्माण की गई। अब जब आपको पता है कि 3 स्तर पहले वाले में थे, संभाग, जिला और तहसील, जब यही सेम पॉइंट हमें अगर इन्हीं 3 लेवल पे स्टेडियम्स बनाने थे तो फिर पहले 2007 वाली योजना ही चल रही थी, कार्यक्रम ही चल रहा था। फिर क्या, फिर कोशिश की गई कि और इनको डिवाइड किया जाए, और जगह पे भी स्टेडियम बने, इसलिए फिर 2015 में इसको अपडेट करके यहाँ हमने देखा कौन सा? डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीज़न, उसके अलावा पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर, इन 5 पॉइंट्स पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेवल पे, ये एक तरह से 5 लेवल प्लान था हमारा। ओके, 5 लेवल प्लान, जिसके में हमने स्पोर्ट्स को राजस्थान में डेवलप करने के लिए, खेल स्टेडियम और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये 2 योजनाएं लागू की। इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर में पूछा जाए तो हम यहाँ ये जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और अगर 2 नंबर में भी पूछा जाता है तो भी हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। यह तक की बात थी। अभी ये हम उस पॉइंट्स में देख रहे हैं राजस्थान में खेलों के विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। नीतिगत में हमने देख लिया, कुछ 3 नीतियाँ थी जिसमें लास्ट नीति की हमने बात कर ली। अभी एक नीति और 2023 जो 2024 में जिसकी ड्राफ्ट आया, मैंने बताया आपको, वो भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अभी है प्रशिक्षण सुविधाएं। तो वर्तमान में जिला स्तर पर राज्य में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों द्वारा
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट है कि राजस्थान में ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या सुविधाएं। देखो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा डेवलपमेंट को लेके तो कुछ ही होंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन कौन कौन से, तो वो हम देखने वाले। फिर डेवलपमेंट के लिए स्टेडियम, आप स्टेडियम वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो वो हमने भी देख लिया। अभी मैं पूछ सकता ट्रेनिंग के लिए हम क्या कर रहे हो, तो वो भी हम बताने वाले ट्रेनिंग के लिए। फिर हमने देखा था कि उनको अवार्ड देने के लिए आप क्या कर रहे हो, उनको इनिशिएट देने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर हमने इनाम देखे थे। उसके अलावा नौकरी देखी, अभी आरक्षण भी देखेंगे हम आगे। उसके अलावा और राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रही है वो भी हम देखेंगे। तो नई नीति में प्रशिक्षण को ब्लॉक स्तर पर ले जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाने और जिला स्तर पर प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर 17 वर्ष तक उदीयमान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये पॉइंट है कि प्रशिक्षण के लिए पर्टिकुलर राजस्थान क्या कर रहा है। तो मैं आपको इसमें सीधा सा बताता हूँ कि हम क्या याद रखेंगे। हो सकता है थोड़ा टिपिकल लग रहा हो देखने में भी, तो इसका सीधा सा हम जो है इसी आर्टिकल में हम इसका सीधा सा एक पॉइंट बना लेते हैं कि उस पॉइंट में हम क्या क्या लिखने वाले हैं वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्या है स्टेट में। ओके, ट्रेनिंग को लेकर राजस्थान क्या कर रहा है। तो पहला पॉइंट है वर्तमान में जिला स्तर पर राज्य और भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। और वो कौन दे रहा है, तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान, मतलब स्टेट का जो स्टेट है तो मतलब RSSC आप लगा सकते हो। ओके, ये दोनों इंस्टीट्यूट के जो भी जो ट्रेनर्स हैं, जो कोच वगैरह है, वो राजस्थान में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, फिर दूसरा है नई नीति में प्रशिक्षण को ब्लॉक स्तर पर ले जाने की व्यवस्था की गई है। अब तक हमारे चल रहा था। अब सरकार ने कोशिश की नई पॉलिसीज में कि ये जो ट्रेनिंग का जो लेवल है उसको हम ब्लॉक लेवल तक लेके जाएंगे। ओके, तीसरा पॉइंट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाने। तो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाने तथा जिला स्तर पर प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर 17 वर्ष तक उदीयमान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण जो है कैंप लगाया जा रहा है। कौन सा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर, तो समर। जो समर ट्रेनिंग कैंप्स है वो भी स्टेट में लगाए जा रहे हैं। और वो किसके लिए लगाए जा रहे हैं, वो लगाए जा रहे हैं 17 साल तक के जो बच्चे हैं, 17 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, तो उदीयमान जिसमें बोला ना कि जो उभरने वाले खिलाड़ी व्यक्तित्व उनके लिए ये राजस्थान में ट्रेनिंग को लेकर प्रोग्राम चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और RSSC की जो ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अलावा इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाने की सरकार ने बात की है। उसके अलावा ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं और ट्रेनिंग कैंप में स्पेशल ट्रेनिंग कैंप है, समर ट्रेनिंग कैंप वो चलाया जा रहा है 17 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट था कि खिलाड़ियों के प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर, ये भी एक पॉइंट चलाया जा रहा है। ओके, पांचवा पॉइंट है जो टैलेंट खोज प्रशिक्षण शिविर, प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर, ये भी हमारे 17 साल तक के बच्चे उनके लिए चलाया जा रहा है। तो ये राजस्थान में 5 पॉइंट प्रशिक्षण को लेके हमने देखा। उसके बाद में कुछ पुरस्कार व सम्मान अब देख लेते हैं एक बार लेक्चर और हमारे क्या बचा है इसमें। पुरस्कार एवं सम्मान ये अभी हमने देखा सेम, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले कि राजस्थान ओलंपिक और पैरालंपिक में आप जाते हो आपको ये मिलेगा, और हमने ये भी देख लिया बिल्कुल। तो हमारा काम बच गया कि ये पुरस्कार वगैरह के लिए सरकार ने ये सब प्रयास कर रही है सरकार। उसके अलावा अन्य अगर कोई आप इंटरनेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो फर्स्ट रैंक आने पर 15 लाख, सेकंड रैंक पर 3 लाख और थर्ड रैंक पर 2.5 लाख। अभी यहाँ अन्य इंटरनेशनल लेवल कौन से बच गए, वो हैं जैसे हमें पता है अभी हाल ही में हुआ था कि रियाद में जो संपन्न हुआ इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप वो हुई। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स होती है, ये सारे इंटरनेशनल है। उसके अलावा वर्ल्ड कप होते हैं, वर्ल्ड कप, उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं। ओके, तो ये भी इंटरनेशनल लेवल की है। इसलिए इनमें अगर आप लाते हो ना तो आपको इस तरीके से जो है अमाउंट मिलता है। फर्स्ट रैंक पे 15 लाख, सेकंड पे 3 और थर्ड पे 2.5 लाख। ओके, उसके बाद में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे भी सरकार ने इनिशिएटिव देने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक पे 2 लाख, सेकंड रैंक पे 1.5 और थर्ड पे 1.25 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आप नेशनल लेवल पे आप
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक लाते हैं। उसके बाद में राज्य स्तर पर फर्स्ट रैंक पे 1 लाख, सेकंड पे 50 और थर्ड पे 30 लाख, ये इनाम को खास करके लेके उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए सरकार की कुछ योजनाएं। इनमें हमने 3 देखी। ओलंपिक में लाओगे आप 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। उसके अलावा एशियन और कॉमनवेल्थ में 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख। उस तरीके से हमने देखा अन्य कोई इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनमें 3 रैंक। उसके अलावा नेशनल लेवल पे आप मेडल आते हो 3rd रैंक, 3 रैंक तक। उसके अलावा स्टेट लेवल पे आप 3 रैंक तक लाते हो तो उसमें भी अलग अलग अमाउंट था जो हमने देखा। ओके, इसमें नेशनल लेवल पे 2, 1.5, सवा 1, उसके अलावा स्टेट लेवल पे 1, 50 और 30। ठीक है। उसके बाद अन्य किसी इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में फर्स्ट रैंक 50 लाख, 3 लाख और सवा 2 लाख। इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक हमने देखा। अभी बाकी की बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। अभी तक हमने देखा है जो कल लेक्चर था उसके रिवाइज किया, उसके कुछ पॉइंट्स। फिर अभी इस बार हमने देखा कि नई एयर पॉलिसी आई है राजस्थान इंडिया में, वो देखी। उसके बाद में हमने देखा कि राजस्थान की जो 2 पॉलिसियाँ, खास करके 3 पॉलिसी हमने देख ली, 2012, 2013, 2019-20 ये देखी। फिर हम देख रहे हैं कि राजस्थान में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें हमने देखा कि ट्रेनिंग लेवल पे क्या कर रहे हैं हम, उसके अलावा स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव देने के लिए के लेवल पे क्या कर रहे हैं, ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे। बाकी की बात हम और देखेंगे। उसके बाद में जो अभी 2024 की स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट बना है राजस्थान की का, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो वो ड्राफ्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम क्या देखने वाले हैं वही अभी तक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान जो है खेलों के विकास के लिए क्या कर रहा है। मैंने कल भी बताया कि ये जो पॉइंट्स हैं अगर इन पे टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है तो आप इनको याद रखिए। उसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ अच्छे पॉइंट जो बजट में आए हो या फिर न्यूज़पेपर्स में जो कंटिन्यूस आ रहे हैं वहाँ आप उनको कोट कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन मिलता है ऐसा कि स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए राजस्थान राज्य में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो इसलिए आप न्यूज़ के टच में रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए, करंट्स को ध्यान देते रहिए, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारे लिए। अभी नौकरियों की बात हम कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों, जिसमें कौन कौन से, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, इनमें एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रीय मंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप, दक्षिण खेल, ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने पर राज्य की नौकरियों में 2% आरक्षण। तो देखिए कुल मिला के सीधी सी बात है कि 2% आरक्षण दे रहे हैं हम। अब वो आरक्षण किस किस को दे रहे हैं वो थोड़ा सा ये जो है टिपिकल हो रहा है, या फिर इसको जिसे कहते हैं कि ये बिल्कुल टेक्निकल है, बट हम नॉर्मल आइडिया रखें कि इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक ओलंपिक, पैरालंपिक और इसके अलावा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हुआ, इनमें जो है मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों खास करके 1, 2 और 3 इन रैंक वाले को राज्य की नौकरियों में 2% आरक्षण दिया जा रहा है। ये पॉइंट था। उसके बाद में खिलाड़ी पेंशन योजना, तो ये योजना अभी हाल ही में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले जो ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है, ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष पूरे होने पर RSSC द्वारा पेंशन की घोषणा की गई है। तो ये अभी करंट में था, जिसमें हमने देखा कि इसको 40 साल से ऊपर के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया, उनके लिए राष्ट्रीय जो है खिलाड़ी पेंशन योजना शुरू की गई है। खिलाड़ी पेंशन योजना स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन स्कीम भी शुरू की गई है। इसके द्वारा RSSC के द्वारा इंपॉर्टेंट हो जाता है RSSC, तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस योजना से रिलेटेड और ये क्या क्या प्रयास इसके अलावा कर रही है। यहाँ तक की बात थी। उसके बाद में पे एंड प्ले स्कीम, तो बिल्कुल 2029 और 20 वाली स्कीम है, उस जो पॉलिसी उसमें इसका उल्लेख है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5 नंबर में हमसे पूछा जा सकता है या 2 नंबर में भी। इसका एम मतलब ऑब्जेक्टिव, मैदानों के रखरखाव व आवश्यक सुविधा हेतु इसके तहत कुछ शुल्क जमा करवाकर खेल सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। राज्य, राष्ट्रीय व इंटरनेशनल खिलाड़ियों हेतु ये निःशुल्क है। ठीक है। नर्सरी स्कीम, खेलों में नवीन खिलाड़ियों हेतु 8 से 14 वर्ष, इसके तहत खेल पोशाक, उपकरण, प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ये 2 अलग पॉइंट है। तो पहली पे एंड प्ले स्कीम एंड दूसरी नर्सरी स्कीम। इससे पहले हमने क्या देखा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम, वो कितने साल के बच्चों के लिए, तो 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई। तो ये बात देखी हमने। इससे पहले हमने क्या देखा था, खिलाड़ी पेंशन योजना देखी। उसके बाद में हमने देखी खिलाड़ी पेंशन योजना। फिर हमने देखी पे एंड प्ले स्कीम। इसमें ये 2019-20 वाली स्कीम में शामिल थी। इसमें क्या था कि मैदानों का रखरखाव और आवश्यक सुविधाएं हेतु इसके तहत कुछ शुल्क जमा करवाकर खेल सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों हेतु निःशुल्क है।
उसके बाद हमने देखा नर्सरी स्कीम, तो खेलों में नवीन खिलाड़ियों तो जो 8 से 14 वर्ष के हैं, इसके तहत खेल पोशाक उपकरण प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। अब बात करें हम पदक प्राप्त करने पर अन्य सुविधाएं, कि आप अगर कुछ मेडल ला रहे हो इवेंट्स में, खास करके इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडल्स ला रहे हो, उनको लेके सरकार ने कुछ और सुविधाएं शुरू की है। और वो सुविधाएं कौन सी है वो मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ कि निःशुल्क व रियायती दर पर मकान में भूमि आवंटन 25 बीघा। ये मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है उसमें दिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी जैसे आपको कल के लेक्चर में बताया कि 25 बीघा ज़मीन सरकार के द्वारा आवंटित की जाती है अगर आप मेडल लाते हो तो। साथ मैंने बताया रोडवेज बस में निःशुल्क, रोडवेज बस निःशुल्क है, मतलब उसमें किराया नहीं लगता। राज्य की नौकरियों में 2% आरक्षण, ये हमने अभी देख लिया। अब इसमें बस इतना याद रखना है कि वो आरक्षण किस किस योजना के लिए कितना मिल रहा है, बस वो कब मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक आने पर। ओके, उसके बाद में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउटर नौकरी प्रदान करना, पेंशन देने हेतु खिलाड़ी पेंशन फंड, इसकी शुरुआत राजस्थान में की गई। ये हमने बातें की। ओके, तो अभी तक हमने बात की राजस्थान में जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव या फिर प्रोत्साहन, राजस्थान में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें हमने देखा नीतिगत, तो स्पोर्ट्स पॉलिसीज हमने देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रशिक्षण को लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है। उसके बाद हमने देखा अवसंरचना, अवसंरचना को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। फिर इनाम के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा इनाम के स्तर पर, फिर हमने देखा नौकरी के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स हमने देखे। इसमें नीतिगत, प्रशिक्षण, अवसंरचना, इनाम और नौकरी, इन स्तर पर सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये हमने देखा। फिर हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे। आप चाहें तो अपने जो नोट्स बनाए आप तो उनमें नीतिगत में सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2012-13 की पॉलिसी, फिर ये 13 और अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद में 2012 की, 2013 की और 2019, ठीक है। उसके बाद में प्रशिक्षण को लेके हमने देखा 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट बना दीजिए यहाँ पर। अवसंरचना को लेके हमने देखी 2-3 योजनाएं। फिर इनाम को लेके हमने 3 लेवल देखे, जिसमें कौन सा, ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स में, उसके लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए। उसके बाद फिर हमने देखा नेशनल और स्टेट लेवल की चैंपियनशिप्स के लिए। उसके बाद मैंने देखा इसमें 2 पॉइंट थे, कौन से, एक तो 2% आरक्षण, दूसरा आउट ऑफ टर्न नौकरी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम देख सकते हैं कि सरकार ने किस तरीके से इसका डेवलप करने, खेलों को राजस्थान में विकसित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार। उसके बाद में ये कमेटी, मंत्री, युवा मामले खेल विभाग अध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले खेल विभाग सदस्य, राज्य का अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी और सचिव, ये किसके लिए हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कमेटी है, ये कमेटी आपको ये शायद मुझे लग रहा है हमने एक अलग से पेज लिया है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, डोंट वरी। अभी हम सीधा चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि जिस तरीके से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया वैज्ञानिक पूर्तिकर का, और अब पूछने की संभावनाएं बनती है कि खेलों में खास करके जो है विज्ञान को और तकनीक को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है विज्ञान का युग है, विज्ञान हर क्षेत्र में ज़रूरी भी है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसी कड़ी में खेलों के अंदर जो विज्ञान है, तकनीक, उसको शामिल करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। और वो प्रयास जब किया जा रहा है तो होपफुली उससे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वो कहाँ हम देख सकते हैं कि कहाँ पे विज्ञान को शामिल किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन से हम देख सकते हैं डाइट जो उसकी बनती है खाने के लिए, डाइट, पोषण तत्व, पोषण, वो भी विज्ञान से ही हमें मिलता है। हमें वो डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वही वो बनाता है। फिर खिलाड़ी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से होने चाहिए। उसके बाद में हेल्थ एंड हाइजीन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो स्टेडियम है वो टेक्निक, मतलब उसमें टेक्निक्स होनी चाहिए। उसके अलावा मेज़र करने के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी जो इम्प्रूवमेंट या परफॉर्मेंस, उसको मेज़र करने के लिए जो है वहाँ पे भी हमें साइंस की नीड होती है। उसके अलावा चोट लगने पर फर्स्ट एड, उसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, ये सारे जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें साइंस ही प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है खेलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसीलिए इनको शामिल करने के लिए सरकार ने ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं।
ये हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि अगर हमें टू द पॉइंट एक आर्टिकल ये मिला है, अगर हमें पूछा जाता है 2 नंबर में 5 नंबर में कि खेलों का विकास करने के लिए क्या प्रयास, खेलों के विकास में विज्ञान और तकनीक का विकास करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो हम वहाँ पे आराम से इसको कोट कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और योग विशेषज्ञ कार्मिकों से युक्त खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर? जयपुर में, ओके। उसके बाद में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर एक वेबसाइट विकसित की जाएगी जिसमें संपूर्ण जानकारी होगी। वेबसाइट तो है ही, साथ में RSSC की जो खुद की वेबसाइट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे खास करके हमारे RS में या फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद में प्रत्येक जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में एक खेल पुस्तकालय, ओके। तो स्पोर्ट्स लाइब्रेरी की स्थापना करना। उसके बाद में SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल पुस्तकालय। उसके अलावा प्रत्येक जिले में एक योग केंद्र, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिम एवं फिटनेस सेंटर। आपको पता है बजट 2023-24-25 इन और ख़ास करके ये 2 बजट में खेलों में खास करके विज्ञान और तकनीक को विकसित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, जिसमें जो अपने SMS स्टेडियम है वहाँ पे भी कई सारी चीज़ें बनाई गई, जहाँ पे नया ट्रैक बनाया गया था, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं कि राजस्थान में खेलों को डेवलप करने के लिए किस तरीके से इनका यूज़ किया जा रहा है। आई मीन इन जो कि विज्ञान और तकनीकी का किस तरीके से खेलों में यूज़ हुआ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेडल मिले, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, चोट वगैरह कम हो, उसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन जो है मेंटेन रहे। उसमें स्पोर्ट्स में विज्ञान और तकनीक का किस तरीके से यूज़ हो सकता है, इसके लिए हमने स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपिस्ट और योग विशेषज्ञ कार्मिकों से युक्त खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की है? जयपुर में। उसके अलावा RSSC पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके मतलब एक वेबसाइट बनानी है। उसके अलावा प्रत्येक जिला अधिकारी कार्यालय में एक खेल पुस्तकालय और SMS स्टेडियम में स्टेट लेवल स्पोर्ट्स लाइब्रेरी। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक योगा केंद्र और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिम व फिटनेस सेंटर। तो हमने क्या बात की, किसके लिए? साइंस प्लस टेक। किसमें? साइंस और टेक स्पोर्ट्स में। उसको डेवलप करने के लिए हमने क्या प्रयास किए वो हम देख रहे हैं। तो क्या किया हमने? सबसे पहले तो SMS स्टेडियम में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SMS स्टेडियम में क्या था? स्टेट लेवल स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स लाइब्रेरी। तीसरा हमने क्या किया? वेबसाइट बनानी है, ओके। चौथा क्या था? जिले में योग केंद्र और जिम व फिटनेस सेंटर, योग सेंटर कहाँ पर? हर डिस्ट्रिक्ट पे, ओके। और फिटनेस सेंटर, ओके। उसके साथ में हमने बात की स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपिस्ट, योग विशेषज्ञ कार्मिकों से युक्त खेल विज्ञान केंद्र, ओके। ये हमसे अलग से भी पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। ये कुछ पॉइंट्स हमने इसमें देखे। तो यहाँ तक की बात थी हमारी। देखिए आप देखेंगे कि ये अपडेट होने वाला सब्जेक्ट है, तो कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं हमें एक्स्ट्रा भी मिलेंगे न्यूज़पेपर में। हर हमने जो खास करके पॉलिसी देखी वो, और साइंस का किस तरीके से यूज़ हुआ हो रहा है स्पोर्ट्स में वो, और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए स्टेट में क्या किया जा रहा है इन चीज़ों में। तो जैसे जैसे आपको नए पॉइंट्स, रेलेवेंट पॉइंट्स मिले, आप आराम से अपने नोट्स में ऐड किए करते जाइए, ताकि हमें आगे जाके सहूलियत हो। उसके साथ ही हमारा जो आंसर है, अगर इससे रिलेटेड हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको अच्छे से अच्छे अटैम्प्ट कर सकें। इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक की बात थी। तो इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं। इससे पहले हम देख लें कि भारत में पता है खेल क्षेत्र में पिछड़ने के कारण अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ। भारत को मिले केवल 7 पद। उम्मीद क्या थी कि हम 10 के आसपास या 10 से ज़्यादा पदक लाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है कई सारी सिचुएशंस होती है, तो ये सिचुएशन चलो ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन हमारा इंडिया में ही ऐसा कल्चर नहीं अभी तक विकसित हुआ स्पोर्ट्स को लेके कि हम ये कह सके कि हाँ हमारे पास कल्चर इतना अच्छा है स्पोर्ट्स को लेकर, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स को लेकर हमारे जो लोगों में एनर्जी है वो अच्छी है।
वो सब चीज़ें कम हैं, उनके क्या कारण हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। हो सकता है हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन इंटरव्यू में तो 100% इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि अगर कल को हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी हायरार्की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट उसकी हायरार्की में जाते हैं तो हम स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ पे नज़र रखेंगे, स्पोर्ट्स को डेवलप करने में हमारा योगदान होगा, तो हमें पता हो एटलीस्ट कि ये पॉइंट्स हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स लगभग 3 और 3, 6 और 7, इनके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप खुद भी जानते होंगे, समझते होंगे, बट ये एक हमने आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं कि ये मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से भारत में खेलों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। उसमें खेल को करियर विकल्प नहीं समझा जाना, बिल्कुल ये सही बात है। हमारे सिर्फ इतना कि खेल एक सब्सिडरी एलिमेंट चलता है लाइफ में, और क्योंकि हर किसी को कैरियर में सेटल होना होता है, और कैरियर में सेटल होने के लिए वो खेल को कभी माध्यम नहीं चुनते। वो खेल को सिर्फ खास करके नौकरी वगैरह के लिए या फिर एक बस इनाम वगैरह के तौर पर देखते हैं। तो भारत में खेलों को करियर विकल्प के तौर पर नहीं समझा जाता। बाकी वो हमने देखा खेलों में बुनियादी ढांचे की कमी। अब आप देखिए कि 1984 की इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी से लेकर 2007 की इंडियन स्पोर्ट्स पॉलिसी और जो राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी 2012 से लेकर लगभग 2019 वाली, इन स्पोर्ट्स पॉलिसी में हर जगह में बुनियादी ढांचा का विकास करना पॉइंट मिलेगा, लेकिन अभी तक भी उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। मतलब अभी भी उसमें कमी है, आप ये देखिए। उसके अलावा वित्तीय निवेश, बिल्कुल हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, खासकर कॉर्पोरेट क्षेत्र है वो, उसमें काफ़ी कमी है। बाद में साथ ही कुछ हमारे हाईलाइटेड स्पोर्ट्स जो है लाइक क्रिकेट और हॉकी, बैडमिंटन, जिसमें क्रिकेट इज़ द मोस्ट, तो ऐसे स्पोर्ट्स की वजह से पूरा इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो पूरा इन स्पोर्ट्स में चला जाता है। बाकी स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी कम इन्वेस्ट प्राप्त करते हैं, और इन्वेस्टमेंट उनमें कम है तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, साथ में हमारी परफॉर्मेंस है वो भी कम होती है। इसलिए ये भी एक पॉइंट है। साथ ही स्कूल और कॉलेज शिक्षा में खेलों को शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल, हम आपको बताएं कि मैंने खुद ने ग्रेजुएशन में जो है फिजिकल एजुकेशन से रहा हूँ मैं, लेकिन वो हमारे लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर है, बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं, वैसे ये सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही स्कूल और कॉलेज में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। हम भी अगर 10th 12th में आपने देखा होगा शारीरिक शिक्षा, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या फिर 9वीं 10वीं में वो सब्जेक्ट होता था, वो सिर्फ एक पास करने वाला सब्जेक्ट होता था। मतलब उसमें आपकी ना रैंक होती है ना कुछ और, तो ये सिर्फ एक होता है ना कि फॉर्मेलिटी के टाइप में उसको देखा गया। तो ये चीज़ें इस वजह से भी हो, क्योंकि खेलों को लेके जो एक मानसिक हमारा जो ओरिजिन बढ़ता है, उत्थान होता है, वो नहीं हो पाता। हम सिर्फ उसको इस तरीके से देखते हैं कि हाँ बस एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, हमें उसको बस पास करना है, ये होता है। क्योंकि हमने देखा कि जब से भारत आज़ाद हो उसके बाद से शिक्षा नीतियों में खास करके खेलों को जोड़ने की बहुत कोशिश की गई। उसका रीज़न यही था कि पहले से हमारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, उनमें स्पोर्ट्स को स्थान नहीं दिया गया था। इस वजह से ये भी एक कमी है। साथ में महिला और ग्रामीण युवा, तो महिला एंड ग्रामीण युवा सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके महिलाओं को लेके जो उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। साथ में मैंने बताया आपको पॉइंट पहले, निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उसके द्वारा खेल क्षेत्र में निवेश नहीं किया जाता। खिलाड़ियों को तराशने की बजाय वंचित जो खिलाड़ी उनकी महिमा मंडन कर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी है कि जो हम कुछ 5-7 जो हमारे टॉप अवॉर्डीज़ हैं उन पे ध्यान इतना देते हैं कि बाकी पे ध्यान नहीं देते, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को, क्योंकि वो उनको डिमोटिवेट भी करता है। कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि जब अगर हम मेडल नहीं लाते, क्योंकि ऐसा ही है कि अगर आप जीतोगे तो आपको जीता हुआ माना जाएगा, अगर आप हार गए तो आपको सिर्फ हारा हुआ माना जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे आज आप अभी अवेयर होंगे कि विनेश फोगाट जी, उनके साथ उनके जो ट्रेजेडी हुई वो एक तरह से हारी हुई, लेकिन वो हारी हुई नहीं है, हमें पता है। तो लेकिन समाज की हमारी जो उदाहरणा है, जो हमारी सोच है, उसमें यही है कि तुम जीते हो मतलब तुम जीते ही हो, अगर तुम हारे हो तो तुम हारे हो। तो ऐसा नहीं है, आप हार रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाते हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ इवेंट हुआ हो, या आप जहाँ पे हारे हो उससे पहले तो आपने सारी चीज़ें जीती है ना। तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को महिमा मंडन करते हैं अधिकतर जो जीते हुए हैं, और जो हार जाते हैं, जिनको सच में हमारी ज़रूरत होती है। जैसे हमने देखा फिर जब विनेश फोगाट जी जयपुर देश में आई, तो दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव तक और उससे उनके गांव तक के लिए उनका जो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, वो अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिंग था कि ठीक है, इस तरीके से चीज़ें देखी हमने। फिर हमने देखा जो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि खेलों का महत्व क्या है। देखो, थ्योरेटिकल बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये चीज़ खुद महसूस करें कि स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में एक नया एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, जॉयफुल होते हैं। साथ ही साथ हम देखें शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं।
टीम भावना के विकास में सहायक है, कठिन परिस्थितियों में निपटने, बिल्कुल नेतृत्व क्षमता इससे विकसित होती है हमारी, स्वास्थ्य में सुधार, नियम पालन की भावना विकसित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि खेलों का इस तरीके से जो है विकास होता है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो खेलों का महत्व, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने देखी। ओके, उसके बाद में हम एक पॉइंट और है हमारा, वो है राजस्थान की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बना है 2023 या 24 वाली, वो भी हम एक बार देखेंगे। अभी हम बात करें राजस्थान की जो नई खेल नीति का जो प्रारूप है उसके बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने 2012, 2013 और 2019-20 वाली जो है वो बात कर ली, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, राजस्थान की खेल नीति 2022, उसका ड्राफ्ट प्रारूप। देखो ये पॉलिसी अभी तक लागू नहीं की गई है, बस इसका ड्राफ्ट बनाया गया है। सरकार ने जो है लोगों से इसके बारे में राय मांगी है और उसकी राय के बाद में एक जो फॉर्मेट है उसका ड्राफ्ट है वो बनाया गया अभी तक। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हो सकता है हमें इसके ड्राफ्ट के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर हमें ये पूछा जाए कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में आप कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखना चाहें कि भाई ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट सुनिश्चित हो भारत में और खास करके राजस्थान में। तो यहाँ से हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें क्या क्या किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बार 2 पॉइंट्स पे जो है वो ध्यान दिया गया। तो इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स पर्सन का जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मतलब उनको इंश्योर किया गया है। उसके बाद में सरकार ने कोशिश की है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स, जो ओलंपिक और नॉन ओलंपिक, ओलंपिक और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उन पे ध्यान देने की बात की गई है, क्योंकि हमें पता है कि अधिकतर ऐसे स्पोर्ट्स को हमेशा तवज्जो दी जाती है जो ओलंपिक में शामिल हो, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो हमारा क्या है, ओलंपिक ही होता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं लाइक मलखम्ब है एक, और कुछ काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, वो जो है इन स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ की मुख्य धारा में नहीं आ पाते, क्योंकि सरकार का, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि सरकार या फिर सरकार का हर किसी का मोटिव यही होता है कि जो अल्टीमेट है, जो क्लाइमैक्स है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो है ओलंपिक। अब जब वो ऐसे स्पोर्ट्स पर ही ध्यान दिया जाता है जो सिर्फ ओलंपिक से संबंधित है, तो उसके वजह से जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक में शामिल तो नहीं है लेकिन हमेशा से परंपरा से चले आ रहे हैं, तो वो छूट जाते हैं। तो सरकार ने ये नई पॉलिसीज़ के ड्राफ्ट में शामिल किया है कि अब की बार जो नॉन ओलंपिक खेल हैं उनको भी शामिल किया जाएगा खेलों के विकास के जो हम प्रक्रिया बना रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो देखे गए, और वो है इस बार जो खेलों को प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी या प्राथमिकता, इसके आधार पर 3 खेलों या फिर 3 तरह से विभाजित किया गया है। प्रायोरिटी बेस पे खेलों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 में, 1, 2 और 3। अब इसमें कौन कौन से खेल शामिल है और कितने खेल शामिल है उनकी बात भी हम करेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है, या फिर हमें एटलीस्ट खेलों के लिए क्या उदाहरणा, खेलों का कॉन्सेप्ट हमने अपने अंदर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस पर स्पोर्ट्स पॉलिसी में ध्यान दिया गया है वो है क्रिकेट। क्रिकेट, अब आप बताइए क्रिकेट से संबंधित इसमें क्या हो सकता है। तो क्रिकेट से संबंधित ये है कि इसमें कुछ नहीं है, क्रिकेट से संबंधित इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब है क्रिकेट को इसको स्पोर्ट्स पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया। अब देखिए क्रिकेट जो है अपने आप में एक ऐसा खेल है जिसको सच में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, खास करके सरकार और खेल संघों की सहायता की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ने कोशिश की है कि क्रिकेट के अलावा अदर जो स्पोर्ट्स हैं हम उन पर ध्यान दें। उन पर ध्यान देने के लिए क्रिकेट को इस पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखने की बात है। 3 पॉइंट्स हैं कि इसमें खिलाड़ियों के इंश्योरेंस मतलब बीमा, मतलब पूरी लाइफ के लिए, कि भाई ज़रूरी है कि आज तक जब 35 40 या फिर जो भी उम्र होती है जब तक एक खिलाड़ी खेल सकता है वहाँ तक तो हम खिलाड़ियों का साथ देते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उनकी पूरी लाइफ हम देखते हैं, जैसे हाल ही में एक मूवी आई, हमें सभी को पता होगा, क्या नाम था उसका, चंदू चैंपियन। अभी जो मूवी है इसमें हमने देखा मुरलीकांत पेटकर, मुरलीकांत पेटकर। अब जो इनके बारे में बताया गया कि ये सरकार से अर्जुन अवार्ड की मांग कर रहे थे, काफ़ी वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया लेकिन उनको ये नहीं मिला।
तो जब वो खेल में थे, जब उन्होंने मेडल जीते, पैरा स्विमर थे भारत के पहले जिनको पैरालंपिक में गोल्ड जीता जिन्होंने, तो जब तक ये स्पोर्ट्स में थे तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम जो रिटायर्ड हुए इनकी पैरा, आपको पता है कि जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी लाइफ सच में और भी ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। तो जब उस सरकार से उन्होंने अर्जुन अवार्ड की मांग की तो उन्हें नहीं मिला, फिर बाद में हम देखते हैं कि उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, जो भी काफ़ी लेट। तो इस तरीके से जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसमें कोशिश की है कि जो खिलाड़ी है उनके इंश्योरेंस, मतलब उनके पूरी जीवन के लिए जो उन्हें बीमा दिया जाए। बीमा से मतलब है कि उनको जो हमारे नॉर्मल बीमा होता है वो, साथ में पेंशन और अन्य जो खास करके फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हम कंपलसरी किए। उसके अलावा ओलंपिक और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स जो गेम्स है उनको शामिल किया गया है। उसके अलावा इन प्रायोरिटी के आधार पर 3 टाइप के खेल इसमें शामिल किए, मतलब खेलों की 3 कैटेगरी बनाई गई कुल मिला के, और क्रिकेट जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। यहाँ तक की बात की। अब हम सीधा स्पोर्ट्स पॉलिसी एक बार देख लेते हैं। तो बहुप्रतीक्षित राजस्थान खेल नीति 2024, इसका मसौदा मतलब ड्राफ्ट क्या है, तैयार है और इसे जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा। नई नीति का उद्देश्य ओलंपिक और गैर ओलंपिक दोनों खेलों में उच्च भागीदारी, पिछले प्रदर्शन और कच्ची प्रतिभा। या कच्ची प्रतिभा से तात्पर्य है जो रॉ टैलेंट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी है। रॉ टैलेंट मतलब जो नवीन, जो अभी तक जिसमें टैलेंट है लेकिन उसको भी तराशा नहीं गया है, तो ऐसे खिलाड़ियों को नोटिस कीजिए, गाँव में नोटिस कीजिए, ब्लॉक्स पे नोटिस कीजिए कि वो आगे जाके एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। तो रॉ टैलेंट के आधार पर प्राथमिकता वाले खेलों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्राथमिकता 1, प्राथमिकता 2 एंड प्राथमिकता 3 श्रेणियों का सुझाव दिया जाता है और क्रिकेट को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो जो मैंने आपको पहले बताया ये बस उसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इंश्योरेंस, ओलंपिक, नॉन ओलंपिक, प्राथमिकता और क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद में इन श्रेणियों में बांटे गए हैं खेल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि स्पोर्ट्स जो है इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया। तो पहली श्रेणी, उसके बाद में दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। जी देखिए मुख्य रूप से इसमें कितने खेल शामिल है, 9 खेल, बस ये याद रखना 9 खेल, जिसमें कौन कौन से, एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, शूटिंग एंड ताइक्वांडो एंड वॉलीबॉल। तो ये 9 खेल है जो पहली सूची में शामिल है। उसके बाद में दूसरी जो श्रेणी है उसमें कितने, 6 खेल शामिल है, और वो 6 कौन से हैं, फेंसिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, हैंडबॉल, पावर लिफ्टिंग एंड रेसलिंग, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो खेल है जिनमें भारत और खासकर राजस्थान को पदक की संभावना हमेशा होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि शूटिंग, अभी जो हमारे पैरालंपिक चल रहे हैं उनमें भी हमने देखा कि अवनी लेखरा जी ने फिर से गोल्ड जीता इंडिया के लिए। उसके अलावा वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स और अपना आर्चरी और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग एंड साइकिलिंग, ये कुछ स्पोर्ट्स है जो राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो जिसका ड्राफ्ट है उसने इन खेलों को पहली श्रेणी में डिवाइड किया कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद में दूसरी फेंसिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, हेडबॉल, पावर लिफ्टिंग एंड रेसलिंग, इनको शामिल किया गया दूसरी श्रेणी में, और वो कितने खेल है, 6। उसके बाद हम तीसरी जो श्रेणी उसमें 22 खेलों को शामिल किया गया, और उसमें कौन से, शतरंज, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, खो खो, नेटबॉल, रग्बी, सेपक, उसके बाद स्क्वैश, टेबल टेनिस, वुशु, इक्वेस्ट्रेरियन, गोल्फ, हॉकी एंड कयाकिंग, और कैनोइंग, लॉन बॉल, रोइंग, सेलिंग, सॉफ्ट टेनिस, स्विमिंग, उसके बाद ट्राइथलॉन एंड यॉकिंग। ये कुछ पॉइंट्स है जिनमें हमें इक्वेस्ट्रेरियन का तो पता होना चाहिए, दिव्य कीर्ति सिंह, जिनके बारे में RAS मेंस 2023 उसमें क्वेश्चन पूछा गया इनके बारे में। ओके, तो ये 3 श्रेणियां हैं उसकी। तो सीधा सा हम बात करें कि खेलों को कौन कौन सी 3 श्रेणियों में इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। तो पहले में 9, दूसरे में 6, तीसरे में 22। अब पूरे तो याद होने की संभावना कम है, बट कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हमें लगे वो हम एक बार हाईलाइट कर सकते हैं। आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, सीधा टू द पॉइंट, कि भाई जो इसमें बाकी जो इतना ज़्यादा थ्योरी दी गई उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सीधा लिखिए 9 खेलों में कौन कौन सा, बॉक्सिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, ये कुछ, और उसके बाद में ताइक्वांडो, ठीक है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि एथलेटिक्स और आर्चरी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वैसे भी, एथलेटिक्स और आर्चरी। तो इस तरह से लगभग 5 है, आदि आप लगा सकते हो।
ठीक है, आदि। बाकी उसके बाद में दूसरी लिस्ट आती है, उसमें कौन कौन से हैं, इसमें आप देख सकते हो हैंडबॉल, पावर लिफ्टिंग, उसके अलावा रेसलिंग और फेंसिंग। ठीक है, तो रेसलिंग कुश्ती, रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, उसके अलावा फेंसिंग, जूडो और फेंसिंग। बाकी ये 22 खेल हैं जिनमें आप 4 या 5 से भी काम चला सकते हैं, जैसे हॉकी, इक्वेस्टेरियन, अर्थात घुड़सवारी। ठीक है, उसके बाद में और कौन से देखे हमने, टेबल टेनिस, स्क्वैश, टेबल टेनिस और स्क्वैश। तो ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी आने वाली है, जिसका ड्राफ्ट बन के तैयार है। उसमें 3 प्रायोरिटी के आधार पर इन स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। पहली प्रायोरिटी में 9, दूसरी में 6, तीसरी में 22। तो अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया है इंपॉर्टेंट कि ये स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये 4 मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पे ये आधारित हैं। उसके बाद हमने बात की है कि इसका एक थ्योरी हमने देखी, उसके अलावा इसमें हमने देखी 3 श्रेणियाँ जो हम लिख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात भी इंपॉर्टेंट है जो की गई है। तो इस नीति के ड्राफ्ट में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई है। इसके लिए अलग अलग श्रेणी तैयार की गई है। ठीक है, तो इसके लिए भी श्रेणियाँ तैयार की गई हैं। कैसे, खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर जयपुर में बनाया जाएगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये कहाँ पे होगा, जयपुर में। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, उसके साथ में ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये बनाया जाएगा जयपुर में। उसके बाद में डिविजनल लेवल पर स्टैंडर्ड स्टेडियम बनाने की स्कीम लाई जाएगी। तो पर्टिकुलर डिवीजन लेवल के लिए हम एक स्टैंडर्ड स्टेडियम बनाने की क्या लाएंगे, स्कीम। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल मैदानों को अपग्रेड और डेवलप किया जाएगा। कौन से लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल मैदानों को क्या किया जाएगा, अपग्रेड एंड डेवलप किया जाएगा। ये सारी बात है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बनाई गई है कुछ पॉलिसीज। तो 3 पॉलिसी हम देख सकते हैं, CEO फॉर HPC एट जयपुर। उसके बाद में डिविजनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने पॉलिसी में जो है प्रावधान किया है। उसके बाद में तीसरे लेवल पे देखा हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल मैदानों को डेवलप करने के प्रयास भी किया जाएगा। उसके बाद में और है 2 पॉइंट, तहसील और सब डिविजनल स्तर पर इंडोर व आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। यहाँ आपको मैं बता दूँ, इंडोर आउटडोर से मतलब इंडोर गेम्स जो इंडोर में खेले जाते हैं, जिसमें टेबल टेनिस आ सकता है, आपका बैडमिंटन भी उसमें आ जाता है। उसके अलावा जो आउटडोर है उसमें क्रिकेट आता है, फुटबॉल आता है, हॉकी आता है। हॉकी जनरल इंडोर भी हो सकता है, लेकिन हॉकी आउटडोर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्पोर्ट्स जो हैं, दोनों ही प्रकार के खेल हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। साथ में ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर बेसिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उसको डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट देखने को मिलेंगे जो नया ड्राफ्ट है स्पोर्ट्स पॉलिसी का, उसमें खास करके सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को। तो आप इसमें देख सकते हो कि हमने आज तक अपने जितने भी लेक्चर उसमें बात की कि खेलों में लेके कुछ समस्याएं हैं और उनमें समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि खेलों के लिए सबसे ज़रूरी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसी के लिए सरकार ने इसमें कोशिश की है। फिर उसके साथ विभिन्न योजनाएं भी जो लाई जाएगी, जिनमें योजनाएं होगी कैपेसिटी बिल्डिंग का कोर्सेज, उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स और इंगेजमेंट का एक्सपर्ट कॉलेज और कैपेसिटी बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। हो सकता है हमें टू द पॉइंट भी पूछ ली जाए, या फिर इनमें से कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी में इन पॉइंट्स को एक्टिव कर लिया जाए, या पूछ सकते कि कौन कौन सी योजनाओं को शामिल करने का प्रयास किया जाए। चांसेस कम है कि इतना डीपली ना पूछे, लेकिन फिर भी पूछे तो हम तो तैयार हैं। बस कुछ नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग 3 जगह कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या है का कोर्सेज, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर और एक्सपर्ट कोचेज, टेक्निकल ऑफिशियल्स। इसको मैं एक बार और आपको थोड़ा सा करेक्ट करके मैं जो है PDF में अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको और ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में खेलों का होगा डिजिटलाइजेशन। अब आजकल हमें पता है
कि नया भारत है, नया विश्व है, डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में शामिल हुआ है जिसने कई सारी सहूलियत हमें दी है। उसी संदर्भ में सरकार ने खेलों के लेकर भी डिजिटलाइजेशन करने के प्रयास किया। अब खेलों में डिजिटलाइजेशन से क्या मतलब है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि खिलाड़ी जो है उनका विवरण डिजिटली रखना, कौन सा खेल उन्होंने जीता कौन सा नहीं उसके बारे में, उसके अलावा जो भी नए अचीवमेंट्स होते हैं किसी खिलाड़ी को लेकर उनको अपडेट रखना, साथ में जो स्टेडियम्स है उनका मूवमेंट है उनमें क्या कमियां हैं क्या नहीं, सारे रिकॉर्ड्स जो है वो डिजिटल करने की बात यहाँ पे की गई है। तो एथलीट द्वारा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो एथलीट है उसका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा एथलीट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा जो ऊपर हमने बताया। एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम को किया जाएगा शामिल, मतलब एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका उपयोग किया जाएगा। साथ में ही जियो टैगिंग के माध्यम से खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखी जाएगी। तो बस ये है इसमें कुछ मेजर पॉइंट। तो कौन कौन सा? डिजिटलाइजेशन, खेलों को डिजिटलाइज करने के संदर्भ में, डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए जाएंगे। तो जो एथलीट है उसकी डेटा रखने के संदर्भ में, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी जियो टैगिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जियो टैगिंग डन। ओके, और क्या प्रयास किए जाएंगे इसके तहत जो हम देख लेते हैं एक बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उसको शामिल किया जाएगा। ओके, और उसके अलावा एथलीट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो एथलीट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर चुके हैं। एक है एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम, एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है ये लाया जाएगा। तो इस तरीके से हमने बात की है स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो मसौदा है 2024 का उसकी, ठीक है। तो ये इतने से पॉइंट थे। अगर इनमें से हमें पूछा जाता है तो हम बस इसमें काफ़ी अच्छा जो है चीज़ें गेन कर सकते हैं। यहाँ से हमने बात की थी राजस्थान खेल नीति 2024 का प्रारूप, उसमें 4 ये पॉइंट्स देखे हमने, ठीक है। उसके बाद में सीधे जो है हम देखते हैं कि अभी तक हमने बात की राजस्थान की और भारत की खेल नीतियाँ। उसमें आखिरी हमने राजस्थान के संदर्भ में बात की, राजस्थान खेल नीति 2024 के प्रारूप मतलब ड्राफ्ट की। उससे पहले हमने बात की थी भारत की जो वायु खेल नीति है, इंडियन एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 उसकी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान का जो ड्राफ्ट है 2024 की पॉलिसी का, उसमें उसकी मैंने बात की, आपसे 4 पॉइंट बताए। पहला है कि जो स्पोर्ट्स में इंश्योरेंस है खिलाड़ियों के लिए वो उसको अवेलेबल करवाना। दूसरा हमने बात की ओलंपिक और नॉन ओलंपिक जो खेल है उनको शामिल करना। तीसरे हमने पॉइंट की बात की कि क्रिकेट जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा चौथी हमने बात की कि प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी बेस पे खेलों का वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया। और वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें है 6 खेल, लिस्ट 2 है उसमें है 9 खेल, और लिस्ट 3 है उसमें 22 स्पोर्ट्स। उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स हमने उनकी एग्जांपल्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की खेलों को लेकर डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। डिजिटलाइजेशन किस किस में है? तो एथलीट डेटा मैनेजमेंट, उसके अलावा एकेडमिक डेटा मैनेजमेंट, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना, और जियो टैगिंग के माध्यम से जो स्टेडियम वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैनेज करना है, फिर उस पर नज़र रखना। और एक पॉइंट और है, और वो कौन सा है? डिजिटलाइजेशन के बाद में जो हमारा एक पॉइंट और निकल के आता है वो है खेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो खेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने 4-5 पॉलिसीज़ देखी सरकार की, जिसमें कोशिश की जाएगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर खेल डेवलपमेंट किया जाए, डिविजनल जो लेवल है उस पर खेल को डेवलप करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। ओके, उसके बाद में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है स्पोर्ट्स को डेवलप करने का, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ये प्रयास किए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी भारत और राजस्थान की खेल नीतियाँ खत्म होती है। खेल नीतियों के साथ साथ हमने बात की कि भारत में किस प्रकार खेलों का विकास हुआ, उनके पैरेलल कौन सी विकास यात्रा रही, साथ में 5 ईयर प्लान था उसके पैरेलल भारत में खेलों का विकास किस तरीके से हुआ, साथ ही शारीरिक शिक्षा या फिर यूँ कहें कि शिक्षा के साथ में खेलों का विकास के लिए किस तरीके से सरकार ने प्रयास किया आज़ादी के बाद से ही, ठीक है। उसके बाद में कुछ पॉलिसीज़ की बात की। तो इसके साथ भारत और राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी खत्म होती है। अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो, और राजस्थान स्पोर्ट्स
राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। इसके साथ साथ में अगर पॉलिसी से रिलेटेड या स्पोर्ट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट हमारा स्किप हुआ होगा तो उसके साथ में पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ तक ही हमने बात की। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो बात करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।